नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं आपके सामने इंग्लिश पेडागोजी की नई वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो रिलेट्स है जो हमने लास्ट की 2 या 3 वीडियोस ली हैं इंग्लिश पेडागोजी की, उनके बिहाफ पर उनके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर आज बात करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको सपोर्ट करेंगे आपके आगामी सीटेट के एग्जाम में, आने वाले सीटेट के एग्जाम में। उसके साथ जब दोबारा हम इन क्वेश्चंस को यहाँ बोर्ड पर करके देखेंगे या रिपीट करेंगे तो आपको रिवाइज होंगी वो सारी वीडियोस, और कहीं ना कहीं वो इंग्लिश पेडागोजी जो सबका वीकेस्ट पॉइंट रहता है, हिंदी पेडागोजी जो सबका वीकेस्ट पॉइंट रहता है, उस वीकेस्ट पॉइंट को हम स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ ले आने का एक प्रयास कर रहे हैं। उसी को देखते हुए आज का वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अगर जो पहली वीडियो देखी हैं उनको आपने अच्छी तरह देखा होगा, बारीकी से समझा होगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं उनमें से बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको क्वेश्चन लिखने के साथ ही आना शुरू हो जाएंगे। और अगर कहीं नहीं आप फोकस कर पाए या कहीं कुछ छूट गया है तो मैं आज दोबारा उन क्वेश्चन के माध्यम से सारे टॉपिक आप तक क्लियरली पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन जो इंग्लिश पेडागोजी में बार बार अब तक का जो हमने कंटेंट किया है उसमें पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश पेडागोजी, और मैंने बार बार आपसे कहा है ये बच्चों का वीकेस्ट पार्ट रहता है सीटेट में। सीटेट में ये बच्चों का वीकेस्ट पार्ट रहता है। और इंग्लिश पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप समझ लेते हैं तो सीटेट के साथ क्लासरूम की टीचिंग भी आपकी इफेक्टिव हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बोलना चाहूंगा या जो है वो हम लेके चलेंगे, आप प्रयास करेंगे बताने का। तो पहला क्वेश्चन है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो किसी के व्यवहार में जब परमानेंट चेंज आ जाए, जब किसी के व्यवहार में आप पाए कि वो चेंज हो रहा है या व्यवहार चेंज हो रहा है, क्या कहते हैं। तो फोकस करिएगा उन ऑप्शंस पर जो मैं लिखने वाला हूं। इट इज कॉल्ड फोकसिंग कहेंगे इसे। इट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, इसे हम जनरलाइजेशन कहेंगे। परमानेंट चेंज, ख्याल रखिएगा। थर्ड, इट इज कॉल्ड लर्निंग, इसे हम अधिगम लर्निंग कहेंगे, या हम इसे कहेंगे अपना फोर्थ ऑप्शन एक्विजिशन। तो आप इसे थोड़ा फोकस करके विचार करके वीडियोस में अंदर जाइए और सोच के बताइए जब किसी के व्यवहार में परमानेंट चेंज आता है तो आप इसे क्या कहेंगे। अगर आप इसका आंसर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देने में कैपेबल हैं तो आपने एक कंटेंट समझा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, हम बार बार ये बात कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा है अगर बोर्ड पर मैं 10 क्वेश्चन लिखूंगा तो वो 10 नहीं होंगे, वो मोर देन 30, 35, 40 पहुंच जाएंगे। जैसे अगर बात करें परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, क्या उसे फोकसिंग कहेंगे। फोकसिंग मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना, उसके लिए अटेंशन देना या उसकी तरफ जाना, ना कि चेंज होना। जनरलाइजेशन मैंने आपको बोला था, इसे सामान्यीकरण बोलते हैं। जब किसी एक कंडीशन में सीखे गए ज्ञान को आप दूसरे कंडीशन में अप्लाई कर पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ, तो उसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। जनरलाइजेशन इसका लर्निंग का एक पार्ट हो सकता है जनरलाइजेशन, लेकिन परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर नहीं हो सकता। थर्ड बात कर रहे हैं लर्निंग, अधिगम। अधिगम क्या है, मैं अधिगम की जैसे ही डेफिनेशन आपको बताऊंगा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। अधिगम होता है जब भी कोई चीज जो भी आप लर्न करो और उससे आपके व्यवहार में चेंज आए, आप उसे व्यवहार में एक्सेप्ट कर लो, तो उसे लर्निंग होता है। आपका पहला अटेम्प्ट किसी चीज के लिए जाना, जब आप किसी चीज को देखकर सीखना शुरू कर देते हो, पहली बार आप जब किसी चीज को देखते हो और आप उसे सीखना शुरू कर देते हो, उसे आप एक्विजिशन कहते हो। इसके लिए आपको स्किल्स या किसी बड़े अच्छे मेथड्स की नीड नहीं होती। तो अब चारों को जानने के बाद अगर हमें कैसा बेस में चेंज चाहिए, हमें चाहिए परमानेंट। और परमानेंट तब आता है जब आपने सारी बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व किया, और बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद नेचर, उसी को हमने लर्निंग कहा गया है। तो अधिगम इसका सही आंसर होना चाहिए, लर्निंग इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि किसी के नेचर में परमानेंट चेंज आना ही लर्निंग है, क्योंकि उसने उसे अपने अंदर ढाल लिया है और वो किसी भी कंडीशन में इसके द्वारा
चीज को, यानी उस कंडीशन में या किसी और कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में आज वो कैपेबल है उस टास्क को करने में। तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज जनरली कॉल्ड लर्निंग। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने बोला मैं आपको चारों ऑप्शन को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको एक नहीं 4 क्वेश्चन मिले, आप इसको समझ जाए, आप इसको समझ जाए, आप समझ जाए इसे, और आप आंसर तो जस्टिफाई कर ही पाए। एक बात और, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था, किसी भी ऑप्शनल एग्जाम को सॉल्व करने का तरीका, आप ऑप्शन कम कर लीजिए, आंसर के करीब पहुंच जाओगे, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। अगला, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय, या इज गिवन बाय, किसने कहा? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने की, किसने दी, किसके द्वारा कही गई? क्या वो या इट वॉज या ही वॉज BF स्किनर? क्या वो वॉटसन थे? क्या वो थ्योरी वॉटसन ने दी, या आपने वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सुनी प्याजे के थ्रू? तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको मालूम चलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन बता दूं एक बार, क्या थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? स्टिमुलस का रेस्पॉन्स, एक स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स, और ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए जब किसी स्टिमुलस के लिए आप रेस्पॉन्स देते हैं और फिर आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए वही नेचुरल रेस्पॉन्स आने लगता है। ये इस थ्योरी में बताया गया था। BF स्किनर ने ऑपरेट कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग मीन रीइंफोर्समेंट, आप उसे पुनर्बलन दीजिए, आप उसे जब पुनर्बलन या तारीफ मिलती है बच्चे को तो वो अच्छा करता है, ये ऑपरेट कंडीशनिंग थी। वॉटसन ने व्यवहारवाद के बारे में बताया है कि बिहेवियर बच्चे का अपने अकॉर्डिंग चेंज होता है, आप उसके व्यवहार को फोकस कीजिए। प्याजे ने कॉग्निटिव या कॉग्निटिविज्म के बारे में बताया है, कॉग्निटिविज्म के बारे में प्याजे ने बताया है। तो कॉग्निटिविज्म प्याजे, बिहेवियरिज्म वॉटसन, ऑपरेट कंडीशनिंग BF स्किनर। तो जाहिर सी बात है क्लासिकल कंडीशनिंग आंसर पेवलोव होना चाहिए। आपको BF स्किनर को याद रखना है ऑपरेट कंडीशनिंग के लिए, आपको वॉटसन को याद रखना है बिहेवियरिज्म के लिए, आपको प्याजे को याद रखना है कॉग्निटिविज्म के लिए। ये तीनों अपने आप में स्पेसिफिक थ्योरीज दे गए हैं और ये अपने आप में बड़ी थ्योरी थी, जिसे मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आपको हिंदी में भी पूछा जाए तो आप हिंदी को ना पढ़ के जो उसका इंग्लिश वर्जन दिया होता है वो पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में से 2-3 नामों से और जाना जाता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर मैं चलता हूँ तो थर्ड, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज, एनी सेकंड लैंग्वेज? लर्निंग, या ये चलते हैं, लर्निंग की पहली स्टेज को क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप? उसे फ्लुएंसी कहोगे, आप उसे मेंटेनेंस कहोगे, मेंटेनेंस। थर्ड, आप उसे कहोगे एडेप्टेशन, या आप उसे कहोगे एक्विजिशन? सोच के बताएंगे, जिनके दिमाग में थोड़ा सा भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो समझ जाएंगे। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ, किसी भी चीज को लर्न करना है तो शुरुआत कहां से होगी? क्या मेंटेनेंस होगा, वो एडेप्टेशन होगा, एक्विजिशन होगा, या वो फ्लुएंसी होगा? मैं आपको चारों को, उन 5 स्टेप को दोबारा बता दूं जो लर्निंग के मेन स्टेप माने जाते हैं। फ्लुएंसी, जब बच्चे के साथ आप बिहेव करें, क्विकर आपको चाहिए, एक्यूरेटली आपको जल्दी सटीक आंसर चाहिए। जब बच्चा अपने आप एक्यूरेटली फ्लुएंट वे में, या बोल सकते हैं कि अच्छे ज्यादा तेजी से चीजों को करना शुरू कर देगा, उसे आप फ्लुएंसी कहेंगे। मेंटेनेंस, आप नहीं है, गाइड नहीं है, लेसन खत्म हो चुका है, चैप्टर क्लास का बंद, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहा है, दैट इज मेंटेनेंस, वो अपने आप कर रहा है, वो अपने आप कर रहा है। एडेप्टेशन बोलेंगे जब ये सारी चीजें हो गई, उसने अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान को, जो लर्निंग हैबिट डेवलप की, उसे किसी और कंडीशन में भी करना शुरू कर दिया और आज वो किसी भी कंडीशन में उस टास्क को जो उसने सीखा है कर लेता है, दैट इज एडेप्टेशन। ये पहली नहीं, ये तो अंतिम होनी चाहिए। और लास्ट में एक्विजिशन, बिना स्किल, बिना किसी प्रॉब्लम, देखकर सीख ले, किसी भी कार्य को देखकर सीख ले, शुरुआत करे।
एक्विजिशन अर्जन करना। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी कार्य में, किसी लर्निंग एबिलिटी में, किसी लर्निंग हैबिट में कोई एंटर करता है, किसी हैबिट को फॉर्मेट करता है, तो पहले वो उसे अर्जित करता है, यानी ना वो उसमें फ्लुएंसी लाएगा, ना वो किसी के बिना कर पाएगा। ये सब उसके बाद की स्टेप्स हैं जो हम 5 स्टेप पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए एक्विजिशन। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, या इसे ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग सेकंड लैंग्वेज। दूसरी भाषा को लर्न करने का कौन सा पहला स्टेज है, दैट इज एक्विजिशन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, लेकिन मैं इन्हें 3 नहीं मान रहा हूं, मैं आपको हर क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, और उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चन के आंसर समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन हर बार इंग्लिश पेडागोजी में और बार बार ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बेस ही यही है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं इंग्लिश पेडागोजी का, बेस ही यही है। अगला क्वेश्चन अगर मैं दूं तो रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप बेस्ट बाय रीडिंग स्किल। 4th क्वेश्चन, आपको रीडिंग स्किल डेवलप कर, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप बेस्ट बाय, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा तरीका है जिससे आप उसकी रीडिंग स्किल बढ़ा देंगे। विचार कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला, क्या बच्चे के साथ आप डूइंग क्विज़ेस एंड प्लेइंग वर्ड गेम एंड प्लेइंग, ध्यान रखिएगा रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास करेंगे आंसर मिलेगा। नंबर 2, क्या हम उसके साथ राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर करवाएं, राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट, यानी जो ऑन टेक्स्ट, जो पार्ट पढ़ाया गया, जो चैप्टर पढ़ाया गया, हल करवाएं उससे। थर्ड, focusing on the use word from context in the text, focusing on the use word या words from context in the text, from context in the text, और इसका मैं आपको भी समझाऊंगा। और द लास्ट वन, 4th one is you doing vocab exercise, doing vocab exercises। समझिए, आपको किसी की रीडिंग स्किल डेवलप करनी है, आपको उसे लिखना अच्छा सिखाना है, तो क्या आप उसके साथ क्वेश्चन आंसर यानी क्विज वाला गेम खेल के या प्लेइंग शब्द वाले गेम खेल के उसकी रीडिंग अच्छी कर सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, आपने कहा भाई पार्ट पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर लिखो, इज इट पॉसिबल, क्या ये इफेक्टिव रहेगा। या फोकसिंग ऑन द यूज वर्ड फ्रॉम कंटेक्स्ट इन द टेक्स्ट, उस पार्ट में जो वर्ड्स आए हैं, उस पार्ट में जो वर्ड्स आए उन वर्ड्स का सेंस समझ के उन वर्ड्स को समझने का प्रयास करना या उन वर्ड्स को लेकर करना। और लास्ट वन, डूइंग वोकैब एक्सरसाइज, उनको बार बार बोलना कि आप वोकैब के वर्ड मीनिंग, वोकैब मीनिंग वर्ड मीनिंग, आप वर्ड मीनिंग पढ़ो या वर्ड मीनिंग करो। इन चारों में देखिए यही सीटर का फंडा है। आपको ये आंसर या कुछ आंसर एक दो इसमें लगेंगे करीब है, एक दो आंसर के आप करीब जाओगे, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, समझो, आप वोकैब यूज कराओगे या आपने जो चैप्टर पढ़ाया है या उसने चैप्टर जो पढ़ाया है उसके वर्ड्स का टेक्स्ट यानी कंटेक्स्ट जो संदर्भ निकल के आया, उसका जो समझना चाह रहा, जो कंटेक्स्ट उसका आया, उसको प्रसंग को आप उसे समझाना चाहोगे या वो वर्ड्स के थ्रू समझे। राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, राइटिंग आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखे, या डूइंग क्विज़ेस एंड प्लेइंग वर्ड गेम, वो गेम खेलो उसके साथ शब्द का। देखिए इसका रीडिंग स्किल से कोई टच अटैचमेंट नहीं है, पहला। दूसरे पे आते हैं, राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, रीडिंग स्किल का मतलब ज्यादातर लोगों को क्लियर ही नहीं है। रीडिंग का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता है ना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। मतलब इफ समबडी इज रीडिंग अ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ पढ़ने से उसे सेंस भी उसका समझ में आ रहा है तो रीडिंग है। एक कक्षा 4 या कक्षा 5 या क्लास 6, 7, 8 का बच्चा अगर इंग्लिश पढ़ लेता है तो आप उसकी रीडिंग इफेक्टिव तब मानोगे जब वो चैप्टर जो पढ़ रहा है उसकी हिंदी जज कर पा रहा है। और हिंदी जज क्यों कर पाएगा, भी जवाब मिलेगा, हिंदी जब जज कर पाएगा जब उसके अंदर जो वर्ड्स आए के बारे में विचार करेगा, उन वर्ड्स को बार बार
समझेगा। और ये कहा भी जाता है कि रीडिंग यानी पढ़ना, पढ़ने के साथ अर्थ ग्रहण करना, ये दोनों इसमें ऐड किए जाते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, मैंने वहां ये खरीदा, मैंने एक पैराग्राफ बच्चे के सामने आया है, अगर उस बच्चे को पैराग्राफ केवल उसने पढ़ के खत्म कर दिया और आपने बोला रीडिंग जानता है ना, पैराग्राफ के साथ उसने अंदर जो वर्ड्स थे उन वर्ड्स का अर्थ ले लिया और अर्थ को आपको बता पा रहा है, तो रीडिंग परफेक्ट है। तो यानी कहने का आशय क्या है, आपको फोकस करना पड़ेगा यूज वर्ड पर। आपको कंटेक्स्ट के थ्रू, यानी जो वर्ड टेक्स्ट में आए हैं, जो पार्ट में जो वर्ड आए हैं, उन वर्ड्स को, नॉट इवन इन द वर्ड मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पार्ट के अंदर जो वर्ड आए बच्चों के साथ जाओ, आप ट्राई करो, आप उसे उस जब कंटेक्स्ट, उस टेक्स्ट का अर्थ समझ में आ जाएगा तो रीडिंग इफेक्टिव होगी। ताकि एक बार अगर कहीं किसी वर्ड को एक चैप्टर में उसने पढ़ा तो आगे आने वाले किसी भी चैप्टर में उस वर्ड को यूज अगर वो कर लेता है, उसका अर्थ अगर समझ लेता है, तो रीडिंग इफेक्टिव है। तो अगर रीडिंग स्किल को और डेवलप करना है तो आपको जाना होगा इसके लिए। आप में से कोई अगर ये बोल रहा है डूइंग वोकैब एक्सरसाइज कि वर्ड मीनिंग सर हम उसे करा देंगे, तो समझिए वर्ड मीनिंग आप उसे करा देंगे, वो वाला चौथा ऑप्शन थर्ड में आ ही गया अपने आप, यानी ये ऑप्शन इसके अंदर है। ये वोकैब का मतलब क्या होता है, वोकैब मीन जो वर्ड यूज किए गए टेक्स्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर, तो आप जब इसकी ओर जाओगे तो ये वाला, ये ऑप्शन इसको कैरी कर रहा है, तो आपको ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं जहां आपको लगता है ये वाला या ये वाला दोनों हो सकते हैं, तो आप उसके लिए जाओ जिसके अंदर एक ऑप्शन छुपा हुआ है जो लास्ट में ऑप्शन बन के आपके सामने आ गया। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे। आपको बच्चे को कंटेक्स्ट के थ्रू जो उसका टेक्स्ट जो पार्ट है उसको वर्ड्स को समझाना है, बार बार उसको फोकस करने के लिए बोलना है, तो रीडिंग इफेक्टिव मानी जाती है। और धीरे धीरे एक ही चैप्टर से उसे बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं और बहुत सारे उन शब्दों को वो आगे के चैप्टर में यूटिलाइज कर सकता है। तो 4 क्वेश्चन आपके सामने है, ये 4 नहीं, आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगला, मान लीजिए क्लासरूम के अंदर मदर टंग, बच्चे की मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली minimized, mother tongue influence can be effectively minimized in the classroom। आपको क्लासरूम के अंदर बच्चे की जो मातृभाषा है, जो वो लेके आया है, उसको नई भाषा सिखानी है और उस जो आपकी मदर टंग है उसका यूज कम करवाना है भाई, क्योंकि आपको सेकंड भाषा सिखानी है। अगर मराठी जानता है तो हिंदी वाली क्लास हिंदी सिखानी है, अगर वो कोई और भाषा अवधी या कोई हिंदी वाली भाषा जानता है, इंग्लिश की क्लासरूम में है तो इंग्लिश सिखानी है। तो आपको मदर टंग का इन्फ्लुएंस कम करना है क्लासरूम में। तो आप क्या करोगे एक टीचर होने के नाते, तो पहला ऑप्शन यूजिंग, समझने मैं क्या क्वेश्चन दिया है, मदर टंग का इन्फ्लुएंस कम करना है, यूजिंग मदर टंग मोर, और से बोलना नहीं है, आप उसकी मदर टंग को छुड़वा नहीं सकते, ये नियम नहीं है, ये कोई अच्छा टास्क नहीं है। वो मदर टंग छोड़ देगा तो आपकी पढ़ाई भी छोड़ देगा। मदर टंग छुड़वानी भी नहीं है लेकिन अपनी भाषा सिखानी भी है, टास्क ये है। तो मदर टंग मोर ऑफन, यूजिंग मदर टंग मोर ऑफन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर मैं जाता हूं, गिविंग एग्जांपल फ्रॉम द मदर टंग, गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द मदर टंग, गिविंग एग्जांपल फ्रॉम द मदर टंग। थर्ड के लिए अगर जाता हूं, थर्ड वन इज गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, वेरी गुड, गिविंग inputs from the target language, giving inputs from the target language in a simple manner, in a simple graded manner, in a simple graded manner। और फोर्थ में लिखता हूं, समझ लीजिए, क्लासरूम में मदर टंग का प्रभाव कम करना है बच्चे को बिना बताए, तो क्या यूजिंग मदर टंग मोर ऑफन, बार बार मदर टंग का यूज करोगे, अक्सर मदर टंग का यूज करोगे। अगर आप अक्सर मदर टंग का, तो प्रभाव कम नहीं हो पाएगा और बढ़ेगा, ये आप कॉमन सेंस वाली बात है। गिविंग एग्जांपल, आप उसे बार बार आप कम करना है, तो मदर टंग के एग्जांपल हमें इतने ज्यादा नहीं देने हैं, ये भी गलत है।
गिविंग इनपुट इन अ सिंपल ग्रेड मैनर। आप यानी जो सेकंड लैंग्वेज है, यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आप टारगेट लैंग्वेज को बहुत सिंपल भाषा में उसे बार बार मौके दोगे कि वो टारगेट लैंग्वेज जो हमारी भाषा है उसे वो बार बार यूज करे, समझने का प्रयास करेंगे, वो टारगेट लैंग्वेज को बार बार यूज करे। और फोर्थ ऑप्शन इज, समझिएगा, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। फोर्थ, गिविंग a lot of exposure, giving a lot of exposure to the target language, exposure in the target language in the। अब दो ऑप्शन आपके सामने हैं, बाकी मैंने बोला आपको अगर आंसर के करीब पहुंचना है ऑप्शन कम कर लो, तो मान लीजिए आपने अपने थ्रू दो ऑप्शन कम कर लिए। आपने बोला यूजिंग मदर टंग मोर ऑफन, बार बार प्रयोग करेंगे मदर टंग का अक्सर। गिविंग एग्जांपल फ्रॉम मदर टंग से एग्जांपल देंगे। मदर टंग का प्रभाव कम करना है तो मदर टंग से एग्जांपल भी नहीं देंगे। मदर टंग का अगर प्रभाव कम करना है तो उसके एग्जांपल भी नहीं देंगे। थर्ड मैंने बोला गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेड मैनर। आप जो टारगेट लैंग्वेज यानी जो लैंग्वेज सिखाने वाले हो उसको उस टारगेट लैंग्वेज को आप सिंपल ग्रेड मैनर, एक सिंपल वे में बार बार यूज करने के लिए बताओगे। या फिर गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, आप एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर को बोलेंगे बार बार उसके सामने आप टारगेट लैंग्वेज जो हमारी है सेकंड लैंग्वेज उसके एग्जांपल्स लेके आओगे या बार बार मौका दोगे क्लासरूम में कि टारगेट लैंग्वेज यूज की जाए। अब समझने का प्रयास करेंगे, दो नहीं है, इन दो में से एक है। अब समझना, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, हमें देना है टारगेट लैंग्वेज को ज्यादा कॉन्सेप्ट, या गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेड मैनर, बच्चे को ग्रेड देती जानी है। वो टारगेट लैंग्वेज सीखा, थोड़ा बहुत सीखा, हमने ग्रेड दे दी, फिर सीखा ग्रेड दे दी। आप समझना, यहाँ पर बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर उसको सीखने के साथ ग्रेडिंग मैनर मींस ग्रेडिंग सिस्टम लगा दिया है हमने। समझना, गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ, भाई ए हो गया तुम्हारा, ये अच्छा रहेगा या वो। अब समझिए, एक सिंपल सी बात दोनों में छुपी हुई है। यहाँ भी आप टारगेट लैंग्वेज के मौके दे रहे हो, यहाँ भी आप मौके दे रहे हो, यहाँ भी उसी के मौके, यहाँ भी उसी के मौके। अंतर क्या है, यहाँ भी आप 12 मौके दे रहे हो, यहाँ भी आप मौके दे रहे हो। यहाँ पर रीइंफोर्समेंट नहीं है, यहाँ पर पुनर्बलन नहीं है, आपने इस लागू कर दिया ये। और उन बच्चों को जब ग्रेडिंग में चाहे आप एक चिट दे देते हो, ग्रेडिंग में आप उन्हें कार्ड दे देते हो, या ग्रेडिंग में आप उन्हें नंबर भी दे देते हो, जो भी आप उन्हें दे रहे हो उस क्लासरूम के, वो उनका रीइंफोर्समेंट है। और रीइंफोर्समेंट जब बच्चे को मिलता है तभी वो अच्छी लैंग्वेज या किसी भी टास्क के लिए जाता है। तो तीसरे चौथे में यही अंतर है, दोनों आंसर ठीक है लेकिन ये वाला ज्यादा ठीक है क्योंकि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट यूज किया गया है बिकॉज ऑफ ग्रेड मैनर। समझ आ रहा है, यानी आपको मदर टंग का प्रभाव कम करना है तो आपको टारगेट लैंग्वेज को बार बार यूज करना है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो बार बार उस टारगेट लैंग्वेज को बोलेगा क्यों, वो जानेगा क्यों, सेकंड लैंग्वेज को जानना क्यों चाहिए उसे, वो तब जानेगा जब उसकी वैल्यू आप बताओगे। और वैल्यू बताएगा आपका रीइंफोर्समेंट, बच्चों के अंदर डालना पड़ेगा कि आपको इसलिए भाई वर्ड्स को यूज किया, आपने ऐसे बोला, जिस बच्चे ने ये वर्ड कर लिए उसको मिलेगा ये, जो भी नाम, जो भी रीइंफोर्समेंट आप दे रहे हो ग्रेडिंग सिस्टम में वो आपको देना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आएगा। ऑप्शन कम करोगे, आंसर के पास पहुंच जाओगे। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, सीटेट और क्लासरूम में बहुत इफेक्टिवली आप अपने आप को यूटिलाइज कर पाओगे अगर इन सारे ऑप्शंस को, इन सारे क्वेश्चंस को बारीकी से समझोगे तो। अगला क्वेश्चन में लेके चलता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। छठवां है, आई थिंक छठवां मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन वो बार बार बात कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर, इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। कैरेक्टर यहां लिखूंगा मैं, राइटिंग समझ में आ रही होगी आपकी, ऑफ लैंग्वेज, मैं बोल भी देता हूं बार बार लैंग्वेज। इनमें से क्या, जो मैं लिखने वाला हूं उनमें से क्या भाषा के लक्षण है या है, एक या दोनों कोई से। पहला, लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम, एक संरचना वाला सिस्टम है, यानी जिसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप चेंज चलती है, स्ट्रक्चरल। दूसरा, लैंग्वेज इज अ यूनिक
सिस्टम। लैंग्वेज, ये किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात हो रही है, हर भाषा की बात हो रही है, उसी मतलब उस भाषा को उसी के लिए सोच के चलिए। थर्ड है आपका neither one or two, ना तो भाई एक सही है और ना भाई आपका सेकंड सही है। या फिर फोर्थ है आपका वन भी ठीक है और आपका टू भी ठीक है। फोकस कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। भाषा के बारे में क्या लक्षण बन सकते हैं, भाषा के क्या गुण हो सकते हैं। तो कोई भाषा एक स्ट्रक्चरल सिस्टम होती है, स्ट्रक्चर बोले तो जिसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से आप चीजों को सीखते चले जाते हो, भाषा सीखने की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, कोई भाषा अपने आप में अद्वितीय या यूनिक होती है। तो ये तो सब जानते हैं, भाषा अपने आप में यूनिक, हर भाषा का अपना यूनिक कोड है, हर भाषा अपने आप में यूनिक है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु, इंग्लिश हो, ईच वन हैज इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। गॉट इट। और पहला, लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम। अब जब ये हमारा ठीक है, मेरी बात समझिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत इजीली आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई भाषा अपने आप में यूनिक है, यानी हमारा सेकंड वाला सही है, पर इसमें कहीं सेकंड वाला सही दिया नहीं है, ओनली सेकंड दिया है ना। neither one or two, ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि ये तो है, जब ये है तो ये कैंसिल। अब ये वाला क्यों बन जाता है, ये वाला इसलिए बन जाता है, समझना मेरी बात को, लैंग्वेज इज अ यूनिक सिस्टम, ये आपको मालूम है। अब आपको स्ट्रक्चरल वाली सिस्टम में थोड़ा फोकस करना है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं समझिएगा। लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम, क्या भाषा जो है वो एक स्ट्रक्चर, एक संरचनात्मक तरीके से चलती है। हर भाषा की कोई ना कोई संरचना होती है, हर भाषा की अपनी पर्सनल वोकैब होती है। तो जैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा, आप जाओगे लास्ट वाले के लिए कि भाई मेरा दोनों ठीक है, यानी फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जितने ऑप्शन उतने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, when language is learnt naturally and without any systematic practice, ये तो आपको पता होना चाहिए। when language is learnt without any practice, naturally सीखी जाए, without any समझ में आना चाहिए, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा सबको। when language is learnt naturally without any systematic practice, जब भाषा को आप बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के सीखो, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हो, आ चुका है, बार बार पूछा जाता है। जब भाषा को आप बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस और नेचुरली सीखो, अपने आप सीखते चले जाओ, तो उसे क्या बोलोगे, क्या उसे आप लर्निंग बोलोगे। तो मैंने बोला लर्निंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लर्निंग में सिस्टमेटिक प्रैक्टिस चाहिए होती है, लर्निंग में अच्छी अच्छी स्किल्स चाहिए होती हैं। क्या उसे आप फर्स्ट लैंग्वेज कहोगे, उन्होंने प्रोसेस पूछा है तो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं कह सकते उसे। उन्होंने पूछा है क्या प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलते। फर्स्ट लैंग्वेज सीखने के लिए जो आप यूज करते हो नेचुरली या बिना प्रैक्टिस के जो तरीका यूज करते हो, उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्यों नहीं, बात तो लैंग्वेज सीखने की चल रही है ना। अगर पूछते हैं कि उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं जो बिना प्रैक्टिस के सीखी जाती है, तो देन वी गो फॉर फर्स्ट लैंग्वेज। वो पूछ रहे हैं जब भाषा सीखी जाए नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, कोई सिस्टमेटिक प्रैक्टिस नहीं चली, तब उसे आप क्या बोलोगे, प्रोसेस को क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे। थर्ड वन इज एरुडिशन मीन्स होता है किसी चीज में मतलब पारंगत हासिल कर लेना, मतलब विद्वान बन जाना, विद्वान बन जाना, क्या उसे वो बोलोगे। या चौथा एक वर्ड है एक्विजिशन, सोच के बताएंगे, एक्विजिशन। अब मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, जब किसी भाषा को आप प्राकृतिक रूप से बिना सिस्टमेटिक तरीके से सीखो, लर्निंग क्यों नहीं बोलेंगे, लर्निंग में स्किल्स लगती हैं। फर्स्ट लैंग्वेज क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज नहीं पूछ रहे हैं, लैंग्वेज के तरीके को पूछ रहे हैं। एरुडिशन क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी भाषा को नेचुरली सीखकर आप पारंगत हासिल नहीं कर लेते हैं, इसका मतलब विद्वता होता है, विद्वान होता है, पारंगत हासिल करना होता है। तो क्या बचता है हम पर, अर्जन बचता है हम पर, तो हमारा इसका आंसर होगा एक्विजिशन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि जब भी आप किसी भाषा के लिए नेचुरली जाते हैं, मैं इसके बारे में पहले ही बोल चुका हूं, ये बार बार पूछा जाता है, एक्विजिशन बोलते हैं उसे जब किसी भाषा को आप सीखो, उसका कोई सिस्टमेटिक तरीका ना हो, आप नेचुरली सीखते चले जाओ, फिर बाद में उसको ग्रोथ कर लो, बात अलग है, वो उसके बाकी के स्टेप्स हैं। पर पहला स्टेप
या नेचुरली सीखने को आप एक्विजिशन कहेंगे। और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब 9वां क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन और लेके चलता हूं आज के में। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। पूछिएगा ना समझ में आए, क्योंकि ये इफेक्टिव क्वेश्चन हैं जो जनरेट किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज या आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्रोडक्टिव स्किल या स्किल्स। जो लिखने वाला हूं इनमें कौन सी प्रोडक्टिव स्किल है या स्किल्स है? मैं लिख रहा हूं, इसमें है स्पीकिंग, दूसरी है राइटिंग, तीसरी है स्पीकिंग राइटिंग 1 and 2 both, 1 and 2 both, और फोर्थ वन इज इनमें से कोई नहीं। समझिएगा प्रोडक्टिव क्या होती है। स्किल 2 तरह की हैं, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव कौन सी होती है? रिसेप्टिव होती है वो जिनको आपको गेन करना पड़ता है, जो आपकी लैंग्वेज सीखने में गेन करनी पड़ती है, अपने आप जनरेट नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप समझ पाएंगे। रीडिंग और लिसनिंग, जब आप सुनते हो किसी को, सुनकर जब आप सुनते हो किसी को, तब आप उन शब्द को लिखना शुरू करते हो। अगर बोलते हैं कि जब आपने बचपन काटा ऐसे परिवेश में जहां आपको बेकार ही शब्द सुनने को मिले, तो क्या आप अच्छे शब्द बोल पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपकी रिसेप्टिव स्किल्स ही बेकार हो गई। आपने जो सुना वही आपने लिखा, तो बोलोगे भी आप वही जो आपने सुना। यानी आपकी रिसेप्टिव स्किल से जनरेट होती है। अब प्रोडक्टिव क्या है? जो अपने आप पैदा होती है, जो आप अपने आप ग्रो करते हो। आपकी राइटिंग, आप किसी को देख के नहीं सीखते हो, अपने आप ग्रोथ करते हो उसमें। स्पीकिंग, इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन बोलते अपने आप हो आप। आपकी स्पीकिंग में जो ग्रोथ आती है वो आती, डेवलपमेंट जो होता है प्रैक्टिस से, करते आप खुद हो। ध्यान रखिएगा, स्पीकिंग और राइटिंग यानी जो 4 हमारी स्किल्स होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो उसमें मैंने क्या बोला, इन 2 को प्रोडक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि अपने आप जनरेट होती हैं, आप खुद इन्हें प्रोड्यूस करते हो, इनका बेस्ट आप खुद निकालते हो। सपोर्ट चाहे टीचर का रहे, गाइडेंस माँ बाप का रहे, लेकिन करना आपको खुद होता है। लेकिन जो रीडिंग और लिसनिंग है वो आपकी रिसेप्टिव स्किल्स हैं। आप जैसा सुनते हो वैसे आप बोलते हो, और जैसा सुनते हो, सुनना आपका, और लिखना, पढ़ना, पढ़ना रिसेप्टिव। ये क्यों है रिसेप्टिव? क्योंकि पढ़ना भी आपको, जैसे टीचर ने एक पैराग्राफ पढ़ा, आप पहली बार हिंदी पढ़ने गए, आप धीरे धीरे हिंदी पढ़ना सीख रहे हो, टीचर ने एक पैराग्राफ पढ़ा, और अगर उस टीचर ने उस शब्द के अंदर, मान लो उस पाठ के अंदर आने वाले इस शब्द को, जो बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसने मान लो इस शब्द को, जो अनंत लिखा हुआ है, उसे अनंत बोल दिया, अनंत, तो बच्चा भी इससे अनंत ही प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने रीड करते में जो टीचर के थ्रू आया वही देखा, और वही सुना, और लिसनिंग में भी यही है। मैंने बोला ना, सुनना और पढ़ना, ये दोनों आपके रिसेप्टिव हैं। इनको आप पैसिव स्किल बोल सकते हो, इन दोनों को जो मैं बोल रहा हूं। और ये आपकी एक्टिव स्किल भी कहलाती है। यानी जो प्रोडक्टिव स्किल है आपकी, उन्हें आप एक्टिव स्किल क्यों बोलते हो? कि ये आप खुद जनरेट करते हो, आपको खुद को इनको डेवलप करना होता है। तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोडक्टिव या एक्टिव स्किल या स्किल्स, तो एक नहीं है, हमारे दोनों तीसरे वाले के साथ जाएंगे। ठीक है, रीड, स्पीकिंग और राइटिंग, ये दोनों हमारी प्रोडक्टिव हैं। इनको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और अच्छा करते जाते हैं। और 8वां क्वेश्चन हमारा हो गया। 2 क्वेश्चन हमारे और हैं अभी, और मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और मैंने सच में आपके लिए इन क्वेश्चन को जब सर्च किया है, जो भी आप मिला, तो मैंने चाहा मैं आपको वो दे पाऊं बेस्ट वे में, जो आप तक पहुंचना चाहिए। 10वां, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज नॉट, क्या नहीं है? भाषा क्या नहीं है? फर्स्ट, भाषा सामाजिक या समाज के हिस्सा नहीं है, समाज से भाषा नहीं आती, या भाषा आर्बिट्रेरी नहीं है। थर्ड, भाषा सिंबॉलिक, भाषा के कोई सिंबल नहीं होता, वो ऐसे ही चलती है, और सांकेतिक नहीं है। या भाषा इंस्टिक्टिव। मैं दोबारा बोल रहा हूं, भाषा सामाजिक नहीं है, भाषा आर्बिट्रेरी मीन्स बोल सकते हैं कि अर्जन करना, सीखना, बार बार सीखना,
सिंबॉलिक, सिस्टमेटिक, मतलब कोई सिंबल मतलब होता है कि भाषा का कोई सिंबल नहीं होता, या इंस्टिंक्टिव होता है जन्म से आना, जन्म से सीखना। तो मैं आपको बता दूं, भाषा जन्म से नहीं सीखी जाती। भाषा समाज में आके, सिंबल का जो अर्थ है एक सिंबॉलिक सांकेतिक चीज है, और समाज के द्वारा से आप धीरे धीरे ग्रहण करते हो, तब जाके आप भाषा पर कमाल या भाषा को अच्छा कर पाते हो। तो भाषा जन्मजात या भाषा आपको मिलने वाली नेचुरल चीज नहीं है, वो आपको सीखनी पड़ती है। शब्द जान जाओगे, कुछ शब्द जान जाओगे जो सुने होंगे, लेकिन उसका सार समझने के लिए, मैंने कहा समझना तभी पॉसिबल है लैंग्वेज को, जब आप उसके सार को समझोगे, और सार को समझना इंस्ट्रक्टिव नहीं कहलाएगा, इंस्ट्रक्टिव नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन डाउट दे उस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी माइंड में नहीं रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया लैंग्वेज क्या नहीं है, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टिव नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट इंस्ट्रक्टिव एंड नॉट शुड बी इंस्ट्रक्टिव। अगला है रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज मींस। अब आपसे बोलते हैं भाई आपको रीडिंग इंग्लिश पढ़नी है एज अ सेकंड लैंग्वेज, इसका मीन क्या है? क्यों आपसे कहा जाता है रीडिंग स्किल एज अ सेकंड लैंग्वेज? इसका व्हाट इज द मीन ऑफ इट? इसका मीन क्या है? रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज मीन, इसका मीन आप क्या समझोगे? पहला, रीडिंग अलाउड, आपको जोर जोर से पढ़ना सीखना है। रीडिंग अलाउड, आपको बहुत तेजी से पढ़ना है, क्या इसका ये मीन है? या रीडिंग फॉर ग्रामर, आपको ग्रामर व्याकरण के लिए पढ़ना है। रीडिंग फॉर दूसरी भाषा यानी अंग्रेजी आप सीख रहे हो, तो क्या आप ग्रामर के लिए सीख रहे हो? क्या आप जोर जोर से पढ़ने के लिए सीख रहे हो? या मीनिंग मेकिंग, आपको इंग्लिश की हिंदी करनी है, अर्थ बनाने के लिए सीख रहे हो? या फोर्थ वन है, समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, रीडिंग इंग्लिश जो बोलते हैं बार बार सेकंड लैंग्वेज में, बार बार बोल रहा हूं सेकंड लैंग्वेज मीन क्या है उसका? रीडिंग अलाउड, तेजी से पढ़ना है। रीडिंग फॉर ग्रामर के लिए पढ़ना है। मीनिंग मेकिंग, अर्थ बनाना है। या फोर्थ वन इज डिकोडिंग ऑफ लेटर एंड वर्ड्स। डिकोडिंग ऑफ लेटर्स और वर्ड्स, मतलब जो आपके साथ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं जो न्यूट्रल इंग्लिश में, जो भाई जिसमें ये मानना आपके लिए, जो आप थोड़े इंग्लिश जानते हो उसकी बात नहीं हो रही है, जो इंग्लिश को जानता ही नहीं है और सीखना चाहता है, सेकंड लैंग्वेज है, बच्चे की बात कर रहा हूं, तो क्या वो रीडिंग तेजी के लिए करेगा? मुझे लगता है आप आंसर दे पाओगे। रीडिंग फॉर ग्रामर, व्याकरण सीखने के लिए करेगा, व्याकरण सीखने के लिए इंग्लिश सीखेगा, व्याकरण सीखने इंग्लिश पे कर जाएगा, आपको सीधे व्याकरण सीख लेगा। उसके लिए मीनिंग मेकिंग, क्या केवल अर्थ बनाने के, सर मुझे चैप्टर का अर्थ नहीं आता, मुझे अर्थ करना है ना। डिकोडिंग ऑफ लेटर्स और वर्ड्स, जो लेटर उसके सामने आते हैं, अल्फाबेट जो उसके सामने आते हैं, वर्ड्स, डिकोडिंग मींस उसका अर्थ निकालना, मतलब जो दिखाई दे रहा है उसका अर्थ गेन करना, उस लेटर और वर्ड्स का अर्थ जानना चाहता है वो, ताकि वो मीनिंग मेकिंग ये अपने आप कर ले, ग्रामर अपने आप सीख जाए, और लाउड तो पढ़ लेगा जब वो डिकोड कर लेगा। तो डिकोड करेगा तब ये तीनों से मिल जाएंगे अपने आप। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब वो इसको डिकोड कर लेगा, वो जान जाएगा कि भाई ये जो अलग भाषा में मेरे सामने अलग लेटर्स जो लिखे रहते हैं, ये मेरी सेकंड लैंग्वेज है, मुझे इसको जानना है, मुझे इसके सार, मुझे इसके बेस को जानना है। और जब बेस को मैं जान लूंगा, लेटर्स और वर्ड्स का बेस में जान लूंगा, मैं सिस्टम जान लूंगा, तो मुझे मीनिंग बनाने में, मुझे ग्रामर सीखने में और मुझे उसे तेज पढ़ने में कोई नहीं आएगा। तो मैं आपको उस ऑप्शन के लिए जाना है जो बेस्ट दे पाए इन बाकी तीनों से। गॉट इट? आंसर वही ठीक होता है। तो ये 10 क्वेश्चन जो आपको दिए हैं, ये 10 क्वेश्चन को 10 ना मानिएगा, ये 10 का बहुत बड़ा पार्ट है। हर वर्ड को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है। उम्मीद करता हूं कि जो 2 वीडियो या 3 वीडियो इंग्लिश पेडागोजी की आपको मिली है, ये क्वेश्चन वाले तो अपने आप को टेस्टिंग कर पाएंगे। और मैं ये भी प्लान कर रहा हूं उन बच्चों के साथ जो सीरियस है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, जो सीरियस हैं, जो बीएड और डीएलएड किए हुए हैं, मैं ये भी प्लान कर रहा हूं, मेरा खुद का प्लान ये है कि जब मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी का थोड़ा और ऑप्शन दे दूंगा, अच्छा और मैटर दे दूंगा, उसके बाद इन सब वीडियोस के लिए जो क्वेश्चन आंसर मैं ऐसे पूछता हूं, इनके लिए मैं लाइव आके आपसे पूछूं, लाइव बोले तो यूट्यूब पे लाइव वीडियो में, ये मैं ट्राई करना चाह रहा हूं, ताकि आप लोग उसे पढ़ रहे हैं या नहीं, मेरा एफर्ट आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं, आप उस एफर्ट को गेन कर पा रहे हो या नहीं, ये सब मुझे जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने प्रयास से आपके सीटेट के लिए, आपके क्लासरूम के लिए आपको एक प्रोडक्टिव नेचर दे रहा हूं, आप अच्छा माहौल दे पाओगे, फोकस करिएगा। तो 10 क्वेश्चन को 10 मत मानिएगा, ये अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर आऊंगा, जिसमें हम
अगेन बात करेंगे अपना इंग्लिश पेडागोजी की, और अपने जो सिस्टम से चलती जा रही वीडियोस वो आपको मिलती जाएंगी। आप चाहे 5 जुलाई के लिए तैयार कर लीजिए, या आप अपनी क्लासरूम के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए तैयार कर लीजिए। ये आपको वीडियोस बहुत प्रभाव देने वाली है। तो पसंद आए लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप तक ऐसे ही पहुंचता रहूं, अच्छी तरह देखकर ये चीजें समझ पाए। थैंक यू वेरी मच।